नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की प्रमुख जो अनुसूचियां हैं उनकी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। इसमें सबसे बेसिक पॉइंट है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 8 अनुसूचियाँ हैं। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर हमें कुल 12 अनुसूचियाँ पढ़नी है और मैंने एक तरफ लिखा है अनुसूची और दूसरी तरफ उस अनुसूची का से संबंधित विषय को लिखा है, किस अनुसूची में कौन सा विषय दिया हुआ है। और इसमें सबसे पहले बात करें हम प्रथम अनुसूची। ये पहली अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसका मतलब ये है भारत के 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो पहली अनुसूची में है। ऑल ओवर बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारत की बात की गई है। किसकी बात की गई है, भारत की बात की गई है, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर क्या बनता है, भारत। इसके बाद हम बात करें दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, तो वो दूसरी अनुसूची में। पहली में भारत का प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में पैसे की बात की गई है। पैसे किस रूप में होगा, तो वेतन, भत्ते और पेंशन के रूप में होगा। इसके बाद तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तो पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। किसमें, तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन पूछता भी है कि जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनकी जब शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है तो फिर ये शपथ कहाँ लेते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। इनके स्पेशल आर्टिकल दिए गए जिनके तहत ये शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। इसका मतलब यह है कि राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो कहाँ से निर्धारित की जाती हैं, तो वो चौथी अनुसूची में निर्धारित की जाती है। किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें देनी है वो किस अनुसूची में निर्धारित की जाएंगी, तो चौथी अनुसूची में निर्धारित की जाएगी। जैसे क्वेश्चन बनता भी है कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो यूपी में है। और कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पांचवी अनुसूची। इस पांचवी अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति, इसका मतलब एससी की बात करता है, तथा अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब है एसटी। इसका मतलब यह है कि अनुसूची 5 में एससी और एसटी के लिए जो कुछ प्रमुख विशेष उपबंध दिए हैं उनका प्रावधान है। क्वेश्चन बनता भी है कि एससी एसटी के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में है। इसके बाद हम छठी अनुसूची की बात करें तो कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी की बात की है के विशेष उपबंध हैं। इसका मतलब यह है कि छठी अनुसूची में क्या है, तो कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए विशेष उपबंध है। पूरे भारत में नहीं है। 5वीं अनुसूची पूरे भारत में एससी एसटी के लिए विशेष उपबंध करती है और छठी अनुसूची कुछ राज्यों में केवल एसटी के लिए विशेष उपबंध करती है। और वो कौन से राज्य हैं कुछ जिसमें विशेष उपबंध मिले हुए हैं, पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा राज्य है मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो एसटी के लिए विशेष उपबंध प्रदान करते हैं। इन्हें याद कर सकते हैं हम ऐसे, एम और टीएम। ए का मतलब असम, एम मेघालय, टी त्रिपुरा और एम मिजोरम है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मैंने बताया भारत में कैसी व्यवस्था है, तो संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था है और इस संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है क्या, कि केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में सरकार अलग होती है। केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में सरकार अलग होती है। अब इन दोनों सरकारों के जो कार्य क्षेत्र हैं उनका विभाजन किया गया है और कुछ शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार की अपनी शक्ति होती है जिन पर वो काम करती है, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती हैं जिन पर वो काम करती है। और इन दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। और इनकी शक्तियों का विभाजन करने के लिए कुछ सूचियां बनाई गई हैं, जैसे कि एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। क्या प्रावधान है इसका, इसका मतलब ये है कि संघ सूची में जो शक्तियां विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है किसका, केंद्र सरकार का। राज्य सूची में विषय या जो शक्ति दी गई हैं उन पर कानून बनाएगी केवल कौन, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए उन पर कानून या विधि बनाने का अधिकार किसका होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। लेकिन समवर्ती सूची में जो दिए गए विषय हैं उन पर कानून बनाने को लेकर
यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कोई मतभेद होता है तो ज़्यादा कानून किसका प्रभावी होगा? केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। नेक्स्ट बात हम इसमें करें, 7वीं अनुसूची को लेकर 2-3 क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में या मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान देना है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन अगर सूचियों की संख्या की बात करें मूल संविधान में या वर्तमान संविधान में सूचियाँ कितनी हैं? तो 3 सूची हैं और वो मैंने तीनों बताई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसके बाद हम बात करें कि इन तीनों सूचियों का प्रावधान है कहाँ? तो संविधान के अनुच्छेद 246 में ये तीनों सूची दी गई हैं। और संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 11 में सूचियों का प्रावधान मिलता है। इसके बाद बात करें हम कि इन सूचियों में मैंने बताया है विषय या शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब इनमें विषय हैं कितने? तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बनाती है? 100 विषयों पर। राज्य सरकार पहले 66 विषयों पर कानून बनाती थी और वर्तमान में कितने पर बनाती है? तो 61 विषयों पर कानून बनाती है। जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, वर्तमान विषयों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। और मैंने बताया है इन विषयों से हटकर भी कुछ विषय होते हैं जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 248 में है। दोनों क्वेश्चन आपस में कनेक्ट करने हैं। सूचियों का प्रावधान 246 में है लेकिन अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान संविधान का जो अनुच्छेद है 248 उसमें है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अवशिष्ट शक्ति से कि अवशिष्ट शक्तियों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो या तो केंद्र सरकार कह सकता है या संसद। इसका मतलब ये है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद या केंद्र सरकार को होता है। कोई भी आ सकता है दोनों में से एक ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम। मैंने अभी बताया कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और उन शक्तियों के लिए 3 सूची बनाई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके कुछ प्रमुख विषय हैं जो मैंने लिख रखे हैं। इसका मतलब मैंने बताया था संघ सूची पर कानून बनाने का काम करेगी केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएंगी दोनों सरकार। इनके कुछ प्रमुख विषय हैं जो कभी कभी सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो केंद्र सरकार को होता है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नागरिकता किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। ये जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। प्रमुख कुछ शक्ति हैं इसमें जैसे दी गई हैं, विषय दिए गए हैं। जैसे देश की प्रतिरक्षा किस सूची में है? संघ सूची में। विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक सेवा और बैंक सेवा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, हवाई परिवहन, अंतरिक्ष, मुद्रा बैंकिंग, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, ये सभी तो संघ सूची में शामिल है। इसके बाद राज्य सूची के विषयों की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कृषि किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। बाजार, मेले, सिंचाई एवं नहर, स्थानीय स्वशासन जिन्हें हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं, कारागार, जेल, पुलिस में आरपीएफ भी इसी में शामिल की जाएगी, जन स्वास्थ्य, पशुपालन, जलापूर्ति और भूमि सुधार, ये सभी किस सूची के विषय हैं? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा ही। इसके बाद समवर्ती सूची में किस किस को शामिल किया जाता है? यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है और वन किस सूची के विषय हैं? तो समवर्ती सूची के विषय हैं। इसका मतलब ये है शिक्षा पे और वनों पर कानून दोनों सरकार बना सकती है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक जो योजनाएं होती हैं उन्हें केंद्र सरकार भी ला सकती है और राज्य सरकार भी ला सकती है। तो ये भी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। विवाह और तलाक जैसे कि समाचार पत्र है, बिजली या विद्युत है, श्रमिक संघ है, दंड विधि है। दंड विधि का मतलब है अपराध करने के लिए अगर कोई विधि या कानून बनाना है तो उन्हें दोनों सरकार बना सकती हैं। परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सभी किस सूची के विषय हैं? तो समवर्ती सूची के विषय हैं। और इसका सबसे एक और क्वेश्चन खास बनता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि बजट किस सूची का विषय है? तो बजट भी समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है और संघ सरकार अपना बजट पेश करती है। संघ सरकार के बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है और राज्य सरकार के बजट का प्रावधान अनुच्छेद 202 में किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे संविधान में बजट शब्द का प्रावधान कहीं भी नहीं है।
इसके स्थान पर कौन सा शब्द लिखा है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा है। ये अनुच्छेद 112 में है। इसके बाद बात करें हम अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में भाषाओं का प्रावधान है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि भाषा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं इस अनुसूची में वर्तमान में? तो 22 भाषाओं का प्रावधान है। अब 14 से 22 की गई हैं। और संविधान में जब कोई चीज़ बढ़ाई जाती है या कोई बदलाव किया जाता है तो उसके लिए कुछ संशोधन किए जाते हैं, जिन्हें हम संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें 14 से 22 हुई कैसे हैं। तो मैंने बताया मूल संविधान में कितनी भाषा हैं? 14 भाषा हैं। एक 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हिंदी में संविधान संशोधन कहते हैं। और ये कब होता है? तो 1967 में होता है। इसका मतलब ये है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और उसमें एक भाषा को जोड़ा गया था जिसका नाम क्या है? सिंधी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा कौन सी है? तो सिंधी है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? याद रखने के लिए हम याद करेंगे इसे। KNM कोंकणी है, नेपाली है और मणिपुरी है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें 4 भाषा और ऐड की गई हैं। इनको याद कैसे करना है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा हैं। BDMS याद रख सकते हैं हम। क्या रखेंगे? BDMS। इसका मतलब ये है कि 14 ये एक और जोड़ी गई 15 हो गई। इसके बाद 3 जोड़ी गई हैं 18 हो गई हैं, और 18 के बाद फिर 4 जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में कितनी भाषा हो गई हैं? तो 22 भाषा कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। इसके बाद भाषा को लेकर और 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये जो 22 भाषाएं हैं, क्या इनमें अंग्रेजी शामिल है या नहीं है? तो अंग्रेजी इनमें कहीं भी शामिल नहीं है। दूसरी बात, अंग्रेजी जो भाषा है वो नागालैंड की राजभाषा है। क्वेश्चन पूछता भी है कि अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा है? तो नागालैंड की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है जैसे यूपी की राजभाषा क्या है? हिंदी है। वैसे नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यकारी भाषा होती है वो कौन सी है? वो अंग्रेजी है। और इसका प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 348 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, संसद की कामकाजी भाषा कौन सी है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो इस भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो क्या है? तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम 9वीं अनुसूची की, जो इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? तो 12 हैं। अब 8 से 12 हुई हैं, और मैंने बताया जब संविधान में कोई बदलाव होता है तो उसके लिए संशोधन किया जाता है। और संविधान में पहली बार जो संशोधन किया था, या हम कहते हैं कि संविधान में पहली बार जो छेड़छाड़ हुई है उसमें क्या बदलाव किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, और इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1991 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि जो संविधान में पहली बार संशोधन किया उसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि अधिग्रहण सुधार से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। और इसमें कुछ पॉइंट यहाँ से बनते हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल होते हैं इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, या ये न्याय योग्य नहीं है। और इस 9वीं अनुसूची में ऐसे कितने कानून हैं जिनको शामिल किया गया है? तो 284 कानून हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 13 थी। समय समय के अनुसार ये क्या होते चले गए? बढ़ते चले गए। और इन कानूनों को 9वीं अनुसूची में जो कानून है 284, इनको संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 31 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। मैंने बताया संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या किए गए? संशोधन। संशोधन का मतलब होता है बदलाव किए गए। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया? तो संसद को दिया गया। किसको? संसद को दिया गया। इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन केवल कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। और हमारी संसद का पहली बार जो गठन हुआ है, भारत की संसद का पहली बार गठन हुआ 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को किया गया। लेकिन वो जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? वो 1951 में हुआ। इसका मतलब ये है कि जब संसद थी नहीं, जब ये पहला संविधान संशोधन हुआ, तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो जो अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी ना, अंतरिम संसद के रूप में कौन काम कर रही थी? जो संविधान सभा है, संविधान
संविधान जो सभा है उसने पहला संशोधन किया था। क्वेश्चन अच्छा है कि जो प्रथम संविधान संशोधन है वो किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा किया गया है, जो अंतरिम संसद के रूप में उस समय पे क्या कर रही थी? काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो संसद है उसका पहली बार गठन होगा 13 मई 1952 को, और मैंने बताया था जो संविधान सभा है वो 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। तो जो पहला संशोधन है वो अंतरिम संसद यानी संविधान सभा ने किया था। नेक्स्ट बात करें हम 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। सीए का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसका मतलब है संविधान संशोधन है। तो 10वीं क्वेश्चन बनेगा कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और इस 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? इसमें यह था कि जो कुछ नेता होते थे या जो एमपी एमएलए होते थे वो चुनाव जीतकर किसी भी पार्टी से अपने लाभ के लिए पार्टी को चेंज कर लेते थे। तो इस अनुसूची के तहत क्या किया गया? यदि कोई एमपी एमएलए जीतने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। इसे क्या कहते हैं? दल बदल कानून कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 11वीं अनुसूची। इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, कहीं कहीं 93 भी मिल जाएगा आपको ये। और इसमें किसका प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, या ग्राम पंचायतों के विषयों का प्रावधान है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है, लेकिन अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों के विषयों का प्रावधान है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्राम पंचायत कितने विषयों पर कार्य करती है? तो 29 विषय दिए गए ग्राम पंचायतों को जिस पर काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 12वीं अनुसूची की, जो लास्ट अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है, और इसमें नगर पालिकाओं के विषयों का प्रावधान है। जैसे ग्राम पंचायत होती है वैसे ही शहर में स्थानीय शासन में नगर पालिका होती है, और इन दोनों को थोड़ा सा कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया है 11वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची है, ये 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन है, और ये 1992 में किया जाएगा संशोधन, और ये 1993 में किया जाएगा। इनमें सीक्वेंस है, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम इन्हें। तो 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं के विषयों का प्रावधान है। और नगर पालिका कितने विषयों पर काम करती है? तो 18 विषयों पर काम करती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ग्राम पंचायत 29 विषयों पर काम करती है और नगर पालिका 18 विषयों पर काम करती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो भारत में निर्वाचित होने के लिए सबसे कम आयु है। इस वीडियो में आज इतना ही। हमने टॉपिक को कंप्लीट किया है और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।